गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट नंबर 1 अगर आप लोगों ने देख लिया था, सो दैट मींस आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर, क्योंकि वो टॉपिक बिल्कुल बेसिक था। आप लोग इतना क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो एंड दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनीवेयर। लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए यह चीज बहुत ज्यादा जरूरी थी। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो मैं चीज आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं वो आप लोगों को एनसीईआरटी के अंदर भी मिलेगी एंड दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। नाउ गाइस, ये जो टॉपिक है, जब कभी भी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, मुझे बचपन से एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे मजा नहीं आता था उसके अंदर। कारण एक पैराग्राफ के फॉर्म में कुछ 2-3 डायग्राम बनाकर एक बड़ा सा पोर्शन कंप्लीट करके वो जो चीज सिखाना चाह रहे हैं, क्या मैं आपको उसको बेटर तरीके से सिखा दूं? तो देखो, स्कूल एग्जाम्स की चिंता छोड़ दो। अगर स्कूल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो स्कूल एग्जाम वाला ये चीज नहीं पूछ पाएगा। अगर पूछेगा भी तो उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं। और गाइस, जेई और नीट की बात करें, वहां पर इसकी यूटिलिटी क्या है, वहां पर ये कैसा यूज इसको करना है, वो मैं यहां पर सिखा रहा हूं। तो गाइस, एनसीईआरटी के इस टॉपिक को हम हमारे हिसाब से सीखेंगे। जस्ट गाइस ट्रस्ट मी, शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन बाद में आप लोग जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बोलोगे यार मुझे तो सब आता है। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बारे में बात करना। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th में एक्चुअली आप लोगों को सिखाई जाती है रिएक्टिविटी सीरीज। क्या सिखाई जाती है? रिएक्टिविटी सीरीज। क्लास 10th में आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें यहां पर बेसिकली सिखाई जाती है। क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज? रिएक्टिविटी सीरीज और कुछ नहीं, मेटल्स का अरेंजमेंट होता है। मेटल्स आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर of their reactivity. Metals are arranged in the decreasing order of their reactivity. तो गाइज यहां पर यह देखा गया कि मेटल्स को अरेंज किया गया इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो अब यहां पर यह देखा गया कि जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्शन कराई गई होगी। भाई, मेटल्स की अगर आपको रिएक्टिविटी चेक करनी हो तो आपको मेटल को रिएक्ट कराना पड़ा होगा। तो यहां पर क्या किया गया, एक रिएक्टिविटी सीरीज का फॉर्मेशन किया गया और मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी के हिसाब से रखा गया। लेकिन हम पता कैसे करें कि एक मेटल दूसरे मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है? और यहां पर आपकी मदद करी कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में। बोलो, क्या इतनी बात समझ में आ गई? बस यही इस टॉपिक की यूटिलिटी है, बस यही इस टॉपिक का यूज है। क्या बात समझ में आ रही है? चलो, तो अब हम लोग यहां पर कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाली प्रोसेस एक बार सीख लेते हैं। एक बार इसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं कि कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो लेट्स से यहां पर आपके पास में एक सॉल्यूशन है कॉपर नाइट्रेट का। मैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल चेक कर लिया, मैंने सोचा आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल कराया जाए ताकि आपको भी चीज रहे कि हाँ चलो ठीक है, जो बच्चे सिर्फ स्कूल लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी जरा मजा आ जाए। तो कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में अगर हमारे पास में कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है तो इनिशियली ये आपको ब्लू कलर का दिखाई देगा। हमने क्या करा, इस कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर एक जिंक की रॉड प्लेस कर दी। क्या कर दी? एक जिंक की रॉड प्लेस कर दी। तो नाउ गाइस, धीरे धीरे ये ऑब्जर्व किया गया कि आपका जो कलर है सॉल्यूशन का कलर समवॉट ट्रांसपेरेंट हो गया। समवॉट सॉल्यूशन जो था वो ट्रांसपेरेंट हो गया
और आपका जो जिंक का रॉड था, आपका जो जिंक का रॉड था, इस पर कुछ डिपॉजिट सा हो गया, कुछ इसके ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर सा, कुछ समवॉट ब्राउन कलर का इस पर डिपॉजिट हो गया। तो जब लोगों ने चेक किया कि भाई साहब ये हुआ क्या, तब इनको समझ में आया कि एक्चुअली जिंक जो कि अभी सॉलिड फॉर्म में था, ये कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर जाने की वजह से इसके अंदर एक दूसरी रिएक्शन हो गई, दैट इज ZnNO3 होल ट्वाइस का फॉर्मेशन हो गया और कॉपर बाहर हो गया। मतलब बेसिकली इस रिएक्शन में क्या हुआ, कॉपर ने जिंक को डिस्प्लेस कर दिया। आप लोगों ने क्लास 10th में इस रिएक्शन को पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से। मतलब यहां पर क्या हुआ, आपके जिंक ने कॉपर को कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दिया और जिंक नाइट्रेट का यहां पर सॉल्यूशन बना लिया। यहां पर आपका सॉल्यूशन अब जिंक नाइट्रेट का बन गया और कॉपर बाहर हो गया। तो बेसिकली इस रॉड के ऊपर ये क्या डिपॉजिट हो गया, कॉपर। ये जो सॉल्यूशन बन गया, अब ये सॉल्यूशन आपके जिंक नाइट्रेट का हो गया। मतलब यहां पर पोजीशंस इंटरचेंज हो गई। क्या ये बात समझ में आ गई? देयरफॉर इस रिएक्शन से एक बात हमारे सामने क्लियरली प्रूफ हो गई दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मतलब अगर आप जिंक की कभी भी रिएक्शन करोगे तो जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा, जिंक कॉपर से ज्यादा खतरनाक रिएक्शन शो करेगा। क्या ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है बात? क्या ये मेरे प्यारे बच्चों को क्लियरली बात समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर ये बात समझ में आ गई? ठीक है, पक्की बात, क्लियरली समझ में आ गया। अब एक बात और देखी गई कि यहां पर क्योंकि नाइट्रेट पर आप लोगों ने सबने छोटी छोटी क्लास में पढ़ा होगा, नाइट्रेट पर -1 चार्ज होता है। दैट मीन्स यहां पर नाइट्रेट के 2 आयन्स हैं। तो अगर एक नाइट्रेट पर -1 तो 2 नाइट्रेट पर -2, मतलब यहां पर कॉपर पर +2 चार्ज होगा। सिमिलरली यहां पर नाइट्रेट पर अगर -1 तो जिंक पर +2 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहां पर जिंक अकेला है तो इस पर कोई चार्ज नहीं, यहां पर कॉपर अकेला है तो इस पर कोई चार्ज नहीं। मतलब जिंक ने +2 चार्ज ऑक्यूपाई कर लिया। मतलब जिंक ने यहां पर क्या किया, जिंक ने यहां पर सीधे सीधे +2 चार्ज ऑक्यूपाई कर लिया। +2 चार्ज ऑक्यूपाई कर लिया मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए होंगे। भाई जब मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ूंगा तभी तो मुझ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इनफैक्ट अगर मैं इलेक्ट्रॉन ले लूंगा तो मुझ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन छोड़ दूंगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन ले लूंगा तो नेगेटिव चार्ज, छोड़ दूंगा तो पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली यहां पर आप देखिए कॉपर पर अभी पॉजिटिव चार्ज था, जब ये अपने एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में था तब इस पर +2 चार्ज था। तो जिंक के छोड़े हुए 2 इलेक्ट्रॉन इस कॉपर ने एक्सेप्ट कर लिए होंगे, जिंक के छोड़े हुए 2 इलेक्ट्रॉन इस कॉपर ने एक्सेप्ट कर लिए होंगे और कॉपर ने अपने आप को इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया कॉपर मेटल के अंदर। तो ये 2 प्रकार की 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। मतलब जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये बेसिक लेवल पर आपकी रिएक्शन चल रही होती है। क्या ये चीज समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों को? जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो प्यारे बच्चों। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो अब यहां पर एक सवाल और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आया कि कॉपर जिंक से ज्यादा रिएक्टिव प्रूफ कैसे हुआ? कॉपर जिंक से ज्यादा रिएक्टिव प्रूफ कैसे हुआ? थोड़ा इसके बारे में भी सर बताइए हमें। तो गाइस हम लोगों ने क्या करा, कुछ भी नहीं करा, एक बिल्कुल सिंपल सी हरकत करी। हमने इस रिएक्शन को रिवर्स लिख दिया। हमने बोला कि क्या कॉपर जिंक नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से जिंक को रिप्लेस करके क्या कॉपर नाइट्रेट क्या वापस से कॉपर नाइट्रेट और जिंक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? तो यहां पर देखा गया कि ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट यहां पर आपको कोई रिएक्शन होती हुई ही नजर नहीं आ रही है। मतलब जिस प्रकार जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यहां पर कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। मतलब यहां पर यह चीज बड़े अच्छे तरीके से प्रूफ हो गई कि जिंक जो है वो कॉपर से हर मामले में पूरी तरीके से ज्यादा रिएक्टिव है। क्या यह बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? अब एक स्टेप और आगे चलते हैं।
अब हमने ये समझ लिया कि जिंक और कॉपर में क्या रिलेशनशिप है, और एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखो अभी आपको मैं कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को और बेसिक तरीके से सिखाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर हम एक पॉइंट पहले नोट कर लेते हैं, दैट जिंक इज क्लियरली मोर रिएक्टिव देन कॉपर। दूसरा, अगर मान लीजिए आपके पास में कॉपर नाइट्रेट है, और अगर आपने इसकी रिएक्शन सिल्वर के साथ कर दी तो यहां पर आपको कोई रिएक्शन होती हुई नजर नहीं आएगी। ये सब एक्सपेरिमेंटली किया गया बच्चों, ये मेरे मन से नहीं बोल रहा हूं ये मैं मेरे मन से थोड़ी बोल रहा हूं, ये तो एक्सपेरिमेंटली किया गया है। फिर अगर यहां पर आपने कॉपर की रिएक्शन, AgNO3 के 2 मोल्स के साथ करी तो यहां पर आपको कॉपर नाइट्रेट बनता हुआ दिखाई दिया, और यहां पर सॉल्यूशन कलरलेस से ब्लू कलर का हो गया, और 2 सिल्वर के मॉलिक्यूल्स बाहर हो गए। मतलब यहां पर क्या हुआ, यहां पर कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर अपने आप को कॉपर डाइपॉजिटिव के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और यहां पर 2 सिल्वर ने जो कि पॉजिटिवली चार्ज थे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने आप को मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्या बात समझ में आ गई? यानी आप पहले कॉपर पर 0 चार्ज, सिल्वर पर +1 चार्ज, क्योंकि NO3 पर माइनस होता है, यहां पर कॉपर पर +2 -1 और यहां पर 0। क्या बात समझ में आ गई? मतलब इस रिएक्शन से दूसरी बात क्या प्रूफ हो गई कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव सिल्वर नहीं हो सकता। मतलब सिल्वर जो है वो कॉपर से भी कम रिएक्टिव है। तो इन दोनों चीजों को अगर मैं कंबाइन करूं तो क्या बनूंगा कि जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर कॉपर, और फिर सबसे कम सिल्वर। क्या ये बात समझ में आती गई? तो इस तरीके से धीरे धीरे हमें पता चलने लगा, हमें यह चीज दिखने लगी कि जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा बस वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, और जो कम रिएक्टिव होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहां पर सारे प्यारे बच्चे स्टार बनाकर एक बात नोट करेंगे, दैट हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है विल डोनेट और ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन while less reactive metal will accept the electron. Guys, this is a very important point. ये बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है, इसको कृपया अपनी किताबों में छपती कर लें। अरे छाप लेना, कस के नी मार देली, खींच के तमाचा, ही हंस देले रेडॉक्स के पापा, ही हंस देले रेडॉक्स के पापा, ही है। अरे बहुत इजी है यार बच्चों, कुछ भी नहीं है इसमें, काहे का रेडॉक्स रिएक्शन, क्या केमिस्ट्री का चैप्टर बनेगा रे तू, क्या गुंडा बनेगा रे, ये कितना इजी है, लड़ लो बस। अब आपके मन में एक ही डाउट है, नहीं मेरे को बोलने दो प्लीज। अब आपके मन में एक ही डाउट है कि सर आप तो पढ़ा रहे हो, आप तो किताब देख के पढ़ा रहे हो। वैसे मैं किताब नहीं देख रहा, लेकिन फिर भी आपको लग रहा होगा कि मैं किताब देख के पढ़ा रहा हूं, तो देख के पढ़ाना आसान होता है। भाई हमको पता भी तो होना चाहिए ना कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा और कौन सा नहीं। तो मैंने कब मना किया तुमको पता करने से? अब मैं तुमको बताता हूं कि क्या हुआ। साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर लिए, 2 एग्जाम्पल मैंने सिखा दिए। पहले जिंक को कॉपर नाइट्रेट से रिएक्ट कराया तो रिएक्शन हो गई, फिर जिंक नाइट्रेट को कॉपर के साथ रिएक्ट कराया तो रिएक्शन नहीं हुई। सेकेंड पॉइंट, कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कराया तो रिएक्शन हो गई, सिल्वर को कॉपर नाइट्रेट से रिएक्शन कराया तो रिएक्शन नहीं हुई। मतलब जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, ये पता चल गया। तो साइंटिस्ट लोगों ने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी के हिसाब से मेटल्स को अरेंज कर दिया। और अब मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज एक बार बता देता हूं। वैसे तो मैं क्लास 10th के वीडियोस में भी इस चीज को कई बार सिखा चुका हूं, लेकिन मेरे लाडले 11th के प्यारे बच्चों को बोलो प्योलो बच्चों, मुझे पता है तुम लोग नहीं पढ़ के आए हो, या पढ़ा भी होगा तो बुलू हो गया होगा, भूल गए होंगे, तो मैं फिर से तुमको सिखा देता हूं। तो भाई इसको याद करने का तरीका कुछ ऐसा देखिए, पोसो, क्या याद करेंगे इसको?
पोसो, पोसो। तुम लोगों ने दिलवाले मूवी देखी है शाहरुख खान वाली? वो वाली जिसमें वरुण धवन भी रहता है, 50 रुपया काट रहे ओवर एक्टिंग का, वो वाला वरुण धवन भी रहता है उसमें। तो जो दिलवाले मूवी है उसमें जब शाहरुख खान और काजोल की लव स्टोरी के बारे में वरुण धवन पूछने जाता है उनके दोस्तों से, तो वह एक नकली कहानी बना देते हैं और वो काजोल का नाम रख देते हैं पोगो। उस काजोल का नाम क्या रख देते हैं? पोगो, क्योंकि चैनल टीवी पर कौन सा चैनल चल रहा था उस समय? पोगो। अगर नहीं देखी हो तो देखना, मैं बोलता हूं हमेशा मूवीज देखा करो, उससे इंस्पिरेशन आएगा। तो जिस तरीके से दिलवाले मूवी में वो काजोल का नाम पोगो रख देते हैं झूठ बोलने के लिए, हमने गो को सो कर दिया, पोसो। पोगो को क्या कर दिया? पोसो। सो पोसो का माल, इसको ऐसे याद करेंगे, माल। तो पोसो एक स्मगलर है। पोसो क्या है? एक स्मगलर है, जैसे अपना वो था सुल्तान मिर्जा। तो सुल्तान मिर्जा की तरह हमारा पोसो भी एक स्मगलर है। तो पोसो का माल, पोसो का माल जहीर और इरफान, यानी दोस्त के साथ में काम करते होंगे लड़के, तो पोसो का माल जहीर इरफान को नहीं, अच्छा मतलब जहीर इरफान को नहीं देना है। तो पोसो का माल जहीर इरफान को नहीं, टिंटिन, टिंटिन को दो। तो पोसो ने क्या बोला कि पोसो का जो माल है वो जहीर इरफान को नहीं मिलना चाहिए, टिंटिन को मिलना चाहिए। ठीक है, टिंटिन को दो। फिर एक गाना आया, ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू। तो हनी सिंह, हनी सिंह का, क्योंकि हनी सिंह कौन है? रैपर। तुम देखा हो गले में वो बड़ी बड़ी सोने की चेन, कुत्ते के पट्टे ऐसी बड़ी बड़ी चेन पहन के रखते हैं ये रैपर लोग। आई एम सॉरी किसी को बुरा लगा हो तो, आई लव रैप सॉन्ग्स, मेरा भाई भी रैप सॉन्ग्स बनाता है, बट ठीक है तुमको पढ़ाने के लिए, डोंट गेट ऑफेंडेड। पता चला मुझे गाली दे रहे हो, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी हिम्मत कैसे हुई, ऐसा मत करना। तो हनी सिंह का, तो हनी सिंह गले में क्या पहनता है? सिल्वर की चेन, गोल्ड की चेन, प्लेटिनम की चेन, यूजुअली ये बप्पी लहरी टाइप पहने रहते हैं। तो प्लेटिनम। तो हनी सिंह का सिल्वर गोल्ड, हनी सिंह को मेरा, ऐसा याद करना पड़ता है इसको, हनी सिंह को मेरा, क्योंकि हनी सिंह भिखारी है। तो हनी सिंह को मेरा, मेरा मतलब मैं, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम दे दो। तो गाइस ये ट्रिक है। क्या है ट्रिक? एक बार देख लो। पोसो का माल, पोसो एक स्मगलर है, उसका माल जहीर इरफान को नहीं, टिंटिन को दो। अब हनी सिंह गरीब है क्योंकि उसको ब्लू आईज करना है, तो हनी सिंह को मेरा सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम दे दो। जरा इसको एक बार ऑब्जर्व कर लो, देख लो फटाफट से। करा दूं फोन, घुमा दूं तेरी प्रिंसिपल भी, बेबी मृत्युंजय की फैन है। बढ़िया, चलो आगे बढ़े। चलो ग्रेट। सो याद कैसे करेंगे इसको बेटा? पो स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, पो स्टैंड्स फॉर व्हाट? पोटेशियम। सो स्टैंड्स फॉर सोडियम, का स्टैंड्स फॉर कैल्शियम, एम स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम, एल स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम, जहीर स्टैंड्स फॉर जिंक, इरफान स्टैंड्स फॉर आयरन, को स्टैंड फॉर कोबाल्ट। बेटा थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना, ये कोबाल्ट पहले आता है, नहीं मतलब निकल, टिंटिन मतलब टिन, हनी सिंह मतलब हाइड्रोजन। अब ये जो को है दिस इज कॉपर, ठीक है? तो कोबाल्ट और कॉपर में थोड़ा ध्यान रखना, कॉपर नीचे आएगा, कोबाल्ट ऊपर आएगा। अच्छा, इसको भी याद करने का मैं तरीका बताता हूं। देखो यहां पर कोबाल्ट में और कॉपर में CO कॉमन है, लेकिन यहां पर देखो कोबाल्ट में बी अल्फाबेटिकली पहले और पी बाद में है। तो ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। ऐसा मत करना कि ये लॉजिक तुम हर जगह लगा रहे हो, ये लॉजिक नहीं है, ये ट्रिक है। क्या याद रखने की? क्योंकि अपनी जो याद करने का जो अपना फंडा है उसमें को दो जगह आ रहा है, अपनी जो ट्रिक चल रही है याद करने की, इसमें को दो जगह आ रहा है। तो ऊपर वाला को कोबाल्ट का है, नीचे वाला को कॉपर का। तो हनी सिंह को मेरा, मेरा बोले तो मरकरी, फिर तो तुमको दिख ही गया, सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम दे दो लाइकवाइज। क्या है मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ गई? अब बस ये बात ध्यान रखना दैट पोटेशियम नंबर 1 पर होने की वजह से दिस इज मोस्ट रिएक्टिव
पोटेशियम सबका बाप है, झूठ बोलना पाप है, और प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव है। अब आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि क्यों जिंक ने कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से हटा दिया, लेकिन कॉपर जिंक को नहीं हटा पाया। अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि कॉपर ने सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को हटा दिया, लेकिन सिल्वर कॉपर नाइट्रेट में से कॉपर को नहीं हटा पाया। अब अगर कोई तुमसे बोले कि मान लो तुम्हारे पास में एक कंपाउंड है COSO4 कोबाल्ट सल्फेट, और इसकी रिएक्शन में निकल के साथ करवा रहा हूं, तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो क्या आप मुझे बता सकते हो यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? सोचो। निकल क्या कोबाल्ट को अपने पोजीशन से डिस्प्लेस कर पाएगा? तो जब आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो आपको दिखेगा कोबाल्ट और निकल में कोबाल्ट ऊपर है, निकल नीचे है, तो जो ऊपर होगा वो मोर रिएक्टिव, जो नीचे होगा वो लीस्ट रिएक्टिव। तो निकल कोबाल्ट से कम रिएक्टिव है, इसलिए देयर विल बी नो रिएक्शन। लेकिन अगर वहीं पर निकल सल्फेट होता, NiSO4 होता और कोबाल्ट रिएक्ट करता, तो कोबाल्ट सल्फेट बन जाता और निकल बाहर हो जाता। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब कोबाल्ट बीइंग मोर रिएक्टिव कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और निकल 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। दैट्स क्लियर गुलगुलो? मेरे पानी में उठने वाले बुलबुलो बोलो, सैल्मॉन भाई के फैंस, ऑल माय सैल्मॉन लवर्स, क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्की बात, आगे बढ़े? श्योर, 100% श्योर? चलिए ग्रेट। तो गाइस ये हो गया आपका यहां पर कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंप्लीट। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कस के ले मार दे रे खींच के तमाचा। अब हम शुरू करेंगे इस चैप्टर की जान, इस चैप्टर की आन बान और शान, बोले तो ऑक्सीडेशन नंबर। क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं सीखा प्यारे बच्चों, देन आई एम सॉरी, मैं आपको सिखा दूंगा। ही। अगर बेटा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आया तो रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करना नहीं आएगी। मेरे प्यारे बच्चों प्लीज, मेरे गुलगुलो, मेरी बात मान लो प्लीज, तुम्हारा ध्यान इधर लगा लो। देखो अभी शादियों का मौसम चल रहा है, तुमको शादी में जाना हो सकता है, तुमको लग रहा होगा कि आज खाने में क्या बना होगा, फिर तुमको कोरोना का डर भी लग रहा होगा, तुम्हारी बहुत सारी चीजें होती दुनिया में, लेकिन घबराओ मत प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, इट्स अ रिक्वेस्ट। अब जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं थोड़ा फोकस्ड हो जाओ, कमर कस लो, मेरी तरफ ध्यान दे लो, खुद से एक प्रॉमिस करो कि आप लोग ये टॉपिक को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी नहीं, क्योंकि ये टॉपिक क्लास 11th के अलावा क्लास 12th में बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो गाइज लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर। गाइज पुराने जमाने में आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी होगी वैलेंसी, आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी होगी वैलेंसी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी? वैलेंसी को जनरली ऐसे डिफाइन किया जाता है, दैट इज कंबाइनिंग, इसको ऐसे बोला जाता था, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। कैसे डिफाइन किया था? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, मतलब एक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होती थी। मतलब अगर आपसे कोई बोलता था कि ऑक्सीजन की वैलेंसी बताइए तो आप लिखते थे 2, कोई नाइट्रोजन की पूछता था तो आप लिखते थे 3, कोई फ्लोरीन की पूछता था तो आप लिखते थे 1, कोई एल्यूमिनियम की पूछता था तो भी आप लिखते थे 3। मतलब वैलेंसी के अंदर कुछ बातें आपको याद रखनी होती, दैट वैलेंसी इज ऑलवेज फिक्स्ड, यानी एक एटम की एक ही वैलेंसी हो सकती थी, 1 वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की एक ही वैलेंसी हो सकती थी। क्या बात समझ में आ गई? दूसरा, यू कैन नॉट डिफाइन चार्ज, या यू कैन नॉट डिफाइन देयर चार्ज, कि ये जो वैलेंसी है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। भाई कंबाइनिंग कैपेसिटी को प्लस या माइनस में कैसे बताओगे? मैं 100 लोगों को पढ़ा सकता हूं, 100 बस। तो उस 100 लोगों को पढ़ाने की कैपेसिटी
या 2 लाख लोगों को पढ़ाने की कैपेसिटी को आप प्लस माइनस में थोड़ी बता सकते हो। आप कैसे बताओगे? आप कैसा अजीब लगेगा कि मृत्युंजय सर के पढ़ाने की कैपेसिटी -2 लाख है। -2 लाख क्या भाई, क्या हो रहा है ये? तो माइनस प्लस यहां पर कुछ भी नहीं हो सकता। समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों बात? क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत? ठीक है, तो आप इनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं डिफाइन कर सकते। और तीसरी खास बात, वैलेंसी कैन नॉट बी जीरो। वैलेंसी कैन नॉट बी जीरो। आपने कभी भी किसी की वैलेंसी को जीरो नहीं देखा होगा। हाँ, नोबल गैसेस को हम लिखते जरूर है कि किसी के साथ कंबाइन नहीं कर सकते, लेकिन मैं यहां पर स्पेसिफाई कर दूं दैट नॉट फॉर नोबल गैसेस भाई, क्योंकि नोबल गैस तो रिएक्ट ही नहीं करती है, तो उसके लिए बात समझ में आती है। लेकिन आपको कितना अजीब लगेगा कि मैं ऑक्सीजन की वैलेंसी जीरो लिख दूं, मैं बोल दूं कि ऑक्सीजन की वैलेंसी जीरो है, मतलब ऑक्सीजन किसी के साथ कंबाइन कर ही नहीं सकता। अब आप खुद मुझे बताओ कि क्या ऑक्सीजन किसी के साथ कंबाइन नहीं करता? करता है। एक ऑक्सीजन 2 एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है +1 वैलेंसी या 1 वैलेंसी वालों के साथ। जैसे आपने क्लास 10th में 9th में सीखा भी होगा कि ऑक्सीजन का ऊपर -2 चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है। दैट मीन्स ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है और हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे और आप इसको लिखते थे H को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 और O को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 O H2O। तो ये आप कंबाइनिंग कैपेसिटी से तो फॉर्मूला बनाते थे। तो ये वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट था। लेकिन गाइस क्या हुआ, वक्त के साथ ये कॉन्सेप्ट लिमिटेड जगह पर इस्तेमाल होने लगा। ये वक्त के साथ ये जो वैलेंसी वाला जो फैक्टर है ये लिमिट होने लगा, क्योंकि ऐसा देखा जाने लगा कि नाइट्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी सिर्फ 3 नहीं है। नाइट्रोजन आप लोगों को कभी कभी HNO3 टाइप का कंपाउंड भी बनाता हुआ दिखता है, मतलब नाइट्रोजन OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो अब ये HNO3 है। जैसे सल्फर ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी भी 2 होगी, लेकिन सल्फर आपको इस प्रकार से H2SO4 बनाता हुआ भी नजर आने लगा। तो जब केमिस्ट्री और ज्यादा एक्सपैंड होने लगी, जब केमिस्ट्री और ज्यादा बेहतर होने लगी, तब हमें यह पता चलने लगा कि नहीं यार, ऑक्सीडेशन कॉन्सेप्ट हमें लॉन्च करना पड़ेगा, या वैलेंसी कॉन्सेप्ट को अब हमें थोड़ा सा कम यूज करना पड़ेगा। तो एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ गाइस, ऑक्सीडेशन नंबर को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इज नथिंग बट द चार्ज, इट इज नथिंग बट द चार्ज प्रेजेंट ऑन द एलिमेंट, इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द एलिमेंट, और वी कैन से एटम, क्योंकि हम मॉलिक्यूल के अंदर इसको देखेंगे, इसे मॉलिक्यूल में वो एटम की बात चल रही है, उस स्पेसिफिक एलिमेंट के एटम की। सो इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम when all the attached atoms of other elements, when all the attached atoms of the other elements are removed, यानी आपको क्या करना है, एक मॉलिक्यूल में आपको जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है, आपको उस एलिमेंट को छोड़कर, उस एटम को छोड़कर, उससे जितने भी एलिमेंट्स, उससे जितने भी एटम्स जुड़े हुए सबको रिमूव कर देना है। तो जो अकेला आपका एलिमेंट बचेगा जिसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, आपको बस ये देखना है कि अब इस पर चार्ज कितना है। फॉर एग्जांपल एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं, जैसे मान लो आपको वाटर का मॉलिक्यूल दे रखा है और आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो हम लोग सब जानते हैं कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। दूसरी बात हम ये भी जानते हैं कि हर हाइड्रोजन पर हमेशा +1 चार्ज होता है, तो 2 हाइड्रोजन पर 2 प्लस चार्ज। समझ में आ रही बात? अब जब आपने यहां पर देखा कि इन दोनों में से दादा कौन, ऑक्सीजन, ये गुंडा है, ये बदमाश है, तो जब आपने इस हाइड्रोजन को हटाया तो हाइड्रोजन तो चला गया, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने अपने पास खींच लिया। और जब आपने दूसरा हाइड्रोजन भी निकाल दिया इससे, तो इसने इसका भी -1 चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन एक अपनी तरफ खींच लिया, तो इलेक्ट्रॉन खींच लिया इसलिए माइनस चार्ज। भाई आप इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो आप पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो 2 नेगेटिव चार्ज हो गए। तो इसीलिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इधर क्या लिखेंगे हम, -2। कब? जब वो वाटर के फॉर्म में होगा।
आई बात समझ में कि नहीं आई? चलो एक सल्फर का एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे सल्फर डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच। अब देखो इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दो बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी होगी, एक इलेक्ट्रॉन की ये और एक इलेक्ट्रॉन की ये। तो जब तुम इस ऑक्सीजन को हटाओगे, तो ये अपने दो इलेक्ट्रॉन के साथ इसके दो इलेक्ट्रॉन भी ले जाएगा सल्फर के, तो ये ऑक्सीजन सल्फर पर +2 चार्ज छोड़ के जा रहा है। सिमिलरली ये ऊपर वाला ऑक्सीजन ने भी सल्फर के साथ में डबल बॉन्ड बनाया, मतलब सल्फर के दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपने साथ शेयर करे हैं। तो जब ये ऑक्सीजन निकलेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ सल्फर के इलेक्ट्रॉन भी ले जाएगा, इसलिए ये भी सल्फर पर +2 चार्ज छोड़ेगा। अब ये ऑक्सीजन देखो, अब ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है, अब ये ऑक्सीजन आपके सल्फर के साथ, क्योंकि आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, तो जब आप इस सल्फर को इस ऑक्सीजन से अलग करोगे, तो बेसिकली पूरा OH से अलग कर रहे हो, इस पूरे OH से अलग कर रहे हो, तो जब इस ऑक्सीजन को हटाओगे तो ये ऑक्सीजन सल्फर का मात्र एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, इसलिए ये इस पर +1 चार्ज छोड़ेगा। और सिमिलरली ये जब OH अलग करोगे तो ये भी +1 चार्ज छोड़ेगा। तो अब इस सल्फर पर टोटल कितना चार्ज हो गया? 2 2 4 5 6, इसीलिए आप बोलेंगे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6। काय में? जब वो H2SO4 नाम के मॉलिक्यूल में होगा तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +6। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +6। क्या है बात समझ में आ रही मेरे गुलगुलो? आई बात समझ में कि नहीं आई? देख लो भैया, देख लो, कोई दिक्कत? पक्की बात? बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, आगे बढ़े। श्योर हो तो बोलना। अब आराम से इसको जरा पहले नोट कर लो, डेफिनेशन को इत्मीनान से, शांति रखो दिमाग में। मैं अब आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं हाईली इंपॉर्टेंट रूल्स। ये रूल अगर सीख लिए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने से नहीं रोक सकती। समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों बात? 100% श्योर हो? जल्दी से इसको देखो। देख लिया? पक्का? बहुत बढ़िया। अब चलो गाइस, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के रूल्स, मतलब हाउ वी कैन कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, ये हम लोग यहां पर चेक करना स्टार्ट करते हैं। गाइस जैसा मैं पढ़ा रहा हूं बस वैसा पढ़ना, स्कूल एग्जाम का डर छोड़ दो। कोई नहीं पूछने वाला डेफिनेशन, कोई बुकिश लैंग्वेज पर एनसीईआरटी की एक एक लाइन पर इस चैप्टर में से नहीं आती चीज। जो आती है मैं लिखवाऊंगा, जो नहीं आती सिखाऊंगा। यहां सीख रहे हैं, रूल्स सीखना जरूरी है, ठीक है? चलिए तो गाइस रूल नंबर 1 जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ऐसा माना जाता है, ऐसा इमेजिन किया जाता है दैट व्हेन substances are in their when substances are in their native or natural or in their elemental form, मेरे ख्याल से आप लोगों को यह टर्म ज्यादा बेटर याद होगी। एलिमेंटल फॉर्म में, भाई एलिमेंट तो 118 होते हैं। एलिमेंट्स का काम, एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? दैट आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, यानी एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर सारे के सारे एटम, जिसके अंदर सारे के सारे एटम एक जैसे हो। जैसे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में सारे एटम एक जैसे। O2, इस O2 के अंदर दोनों ऑक्सीजन है, दोनों सेम टाइम के हैं, H2। समझ रहे हो? So when substance are in their elemental form, their oxidation number must be 0. Their oxidation number must be written as 0. तो अब आप किस किस के ऑक्सीडेशन नंबर 0 लोगे? मैं कुछ आपको बेसिक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे H2 का 0, O2 का 0, N2 का 0, F2, Cl2, Br2, I2, इन सब के मेरे प्यारे बच्चों
कितने लेके चलना है? 0। अच्छा, इसके बाद जैसे आप बात करें फॉस्फोरस की, तो मेरे प्यारे बच्चों फॉस्फोरस इस इन्वायरमेंट में आपको P4 के फॉर्म में मिलेगा। जब आप 12th केमिस्ट्री में सीखोगे तब आपको समझ में आएगा। सल्फर आपको S2, S6 और S8 फॉर्म में दिखेगा। इनका सबका भी आपको 0 मान के चलना है, क्योंकि ये सब अपने नेचुरल फॉर्म में, इनके अंदर कोई मिलावट नहीं है। इनके अंदर किसी भी दूसरे एलिमेंट का, किसी दूसरे टाइप के एलिमेंट का एक भी एटम नहीं है। जैसे वाटर में मिलावट हो गई, ये H2 के साथ साथ एक ऑक्सीजन आ गया, तो ये मिलावटी प्रोडक्ट हो गया हमारे लिए। हमको यहां पर मिलावट नहीं करनी है। समझ में आ रही है मेरे गुलगुलो? उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, इस दुनिया में जितने मेटल हैं, इस दुनिया में जितने मेटल हैं वो मेटेलिक बॉन्डिंग से जुड़े हुए होते हैं। मेटेलिक बॉन्डिंग का मैं मतलब बताऊं, जैसे मान लो सोडियम, तो सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इनके पास में दूसरा सोडियम, उसका एक इलेक्ट्रॉन, इनके पास में तीसरा सोडियम, उसका एक इलेक्ट्रॉन, इनके पास में चौथा सोडियम, उसका एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक सोडियम, ये उसका इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन क्या बना रहा हूं? वैलेंस शेल वाले। ये इलेक्ट्रॉन कौन से बना रहा हूं? वैलेंस शेल वाले। तो क्या हो रहा है, ये इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं। अब ऐसे तो करोड़ों सोडियम रहते हैं। अगर आप सोडियम का एक टुकड़ा उठा लो, या अगर मान लीजिए जो मैंने रिंग पहन रखी है गोल्ड की, इस रिंग के अंदर कोई एक एटम तो होगा नहीं गोल्ड का, करोड़ों एटम होंगे, अनकाउंटेबल एटम होंगे। तो मैं यहां पर मॉलिक्यूल में थोड़ी उसको लिख सकता हूं। तो मेटल के केस में, क्योंकि मेटल हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है, आप मेटल का इस प्रकार का फॉर्मूला नहीं लिख सकते। इसलिए आपको मेटल को सिर्फ उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करना होता है। उस सिंबल का मतलब है कि हाँ, सोडियम नाम का मेटल है, उसमें 10 एटम हो तो भी चलेगा, 1 करोड़ एटम हो तो भी चलेगा, लेकिन अकेला है, मिलावटी नहीं है। इसलिए आप किसी भी मेटल को अगर आपको उसके नेटिव फॉर्म में लिखा हुआ दिखे, जैसे Na, K, Ca, Mg, Zn, Fe, Au, Ag, Cr, Co, Al, इस प्रकार बोरॉन, कार्बन, ये सब जब आपको इनके नेटिव फॉर्म में लिखे हुए दिखे, इन सब का आपको ऑक्सीडेशन नंबर सीधा सीधा क्या मान के चलना है? 0। क्या बात समझ में आ गई? दूसरा, ऑल ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ग्रुप 1 एलिमेंट्स कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम एंड फ्रांसियम। अगर ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे तो भी कितना करेंगे? सिर्फ और सिर्फ +1। कब? जब ये कंपाउंड फॉर्म में जाएंगे। जैसे मान लो आपके पास में Na2Cr2O7 नाम का कंपाउंड है। अब आपको ये सोचना है कि सर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा? तो कोई चिंता वाली बात नहीं, आंख बंद करके आप इसका +1 लिख सकते हैं। अगर आपके पास में K2Cr2O7 है तो कोई चिंता नहीं, आप पोटेशियम का +1 मान के चलेंगे। अगर आपके पास में CaSO4 आ गया तो कोई चिंता नहीं, आप यहां पर कैल्शियम का +2 मानेंगे। क्यों? क्योंकि रूल नंबर 3 हमें सिखाता है कि जितने भी आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इनका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर कितना चलेगा? 2 चलेगा। अच्छा, जिन बच्चों को इनको याद करने में तकलीफ होती है, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए ट्रिक सिखा देता हूं आप लोगों को। ग्रुप 1 की ट्रिक क्या है? लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। और इसकी तो ट्रिक बहुत बढ़िया है। BE से हो जाएगा बेटा, MG से हो जाएगा मांगे, बेटा मांगे, CASR से हो जाएगा कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, BA से हो जाएगा बाप, सो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, RA से क्या हो जाएगा रोए,
बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। वैसे आजकल के बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर RA को आप रोए की जगह राजी कर दो, हमारा बाप तो हमेशा राजी रहता है। सो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, अरे अपने को क्या है, अपने को पानी निकालना है। सो ये आपकी दो ट्रिक हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का कोई मेटल है और अगर ये कंपाउंड बना रहा है, ये रूल हो गया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। अब कोई भी आपको जो मॉलिक्यूल मिलेगा, अगर उस मॉलिक्यूल में अगर ये लोग हैं तो इनका +1 रहेगा और इनका +2 रहेगा, इनका और कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं रहेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये चीज क्लियर हो गई? रूल नंबर 3, ऑक्सीडेशन नंबर of the ion is same as the charge present on the ion। इस बात का क्या मतलब है सर? मेरे लाडले बच्चों ध्यान से सुनो। जैसे मान लो तुम्हारे पास में कोई आयन है और वो ऐसा लिखा हुआ है Zn डाई पॉजिटिव, तो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2। क्यों? क्योंकि जिंक यहां पर आयोनिक फॉर्म में है। कौन सा आयन है? ऑब्वियसली ये केटायन है। कितना चार्ज है? +2, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी +2। मान लो आपके पास में यहां पर Cl नेगेटिव लिखा हुआ है, ये कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, इसलिए कौन सा आयन है? एनायन। तो इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1। अगर मान लीजिए आपके पास में एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का आयन 3 पॉजिटिव दिखा रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको कितना मान के चलना है? +3। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? अगर मान लो अगर इसमें सल्फर है और उस पर -2 चार्ज है, तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -2। समझ रहे हो बात को? तो गाइस ये 3 रूल जरा ध्यान से देख लो। ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के ये 3 रूल जरा बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे तरीके से देख लो, फिर इनको रब करके आगे चलते हैं। नोट इट डाउन गाइस, नोट इट डाउन। ठीक मेरे बेटो, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया? क्या ये 3 पॉइंट्स अच्छे तरीके से क्लियर हो गए? पक्की बात? श्योर हो? चलिए बहुत बढ़िया। तो गाइस 3 रूल समझ लेने के बाद अब हम लोग चलते हैं हमारे चौथे और एक इंपॉर्टेंट रूल की तरफ, दैट इज 4th रूल। अब यह है मेरे प्यारे बच्चों, इन केस ऑफ हाइड्रोजन, अगर आप हाइड्रोजन को डिस्कस कर रहे हो, देन हमेशा ध्यान रखना, इट ऑलवेज शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट या +1 ऑक्सीडेशन नंबर। आपका हाइड्रोजन हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, बट देयर इज एन एक्सेप्शन इन केस इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड। अब यहां पर एक केस आ गया, इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड विथ मेटल्स। अगर आपका हाइड्रोजन किसके साथ अटैच हो गया? मेटल के साथ अटैच हो गया। इफ हाइड्रोजन इज अटैच विथ मेटल्स, देन इट शोज -1 ऑक्सीडेशन नंबर। तब ये क्या शो करेगा? -1 ऑक्सीडेशन नंबर। क्या शो करेगा? -1 ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसके पीछे सर रीजन क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत लेस मानी जाती है, लेकिन अगर हम लोग बात करें मेटल्स की, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सब एक बात जानते हो, दैट मेटल्स आर वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर्स। मतलब दे आर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंसेस। मतलब आपका जो मेटल है ये हमेशा जा 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 इलेक्ट्रॉन जा 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 यही करेगा। मेटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। यहां तो मेटल के पास में जो भी एलिमेंट आया ये क्या करेगा? उसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। अब अगर
मेटल के सामने हाइड्रोजन भी आ जाए तो हाइड्रोजन की ये एक नहीं सुनेगा, बोलेगा तू रख। हाइड्रोजन बोलेगा नहीं यार मैं तो इलेक्ट्रॉन देता है, बोलेगा चुप इलेक्ट्रॉन रख। तो यहां पर जब मेटल के सामने अगर हाइड्रोजन आ गया तो फिर हाइड्रोजन को मजबूरी में इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा और -1 चार्ज शो करना पड़ेगा। तो इस केस को बोलते हैं मेटल हाइड्राइड वाला केस। कौन सा केस? मेटल हाइड्राइड वाला केस। तो मेटल हाइड्राइड के केस में बस इस बात को सारे प्यारे बच्चे नोट कर लें कि अगर आपके पास में कभी मेटल के साथ में हाइड्रोजन आता है तो यहां पर हाइड्रोजन पर आप -1 चार्ज लिखेंगे। चलो कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करा देता हूं। जैसे मान लो तुम्हारे पास में NaH है, अगर मान लो तुम्हारे पास में NaH है तो NaH में सोडियम क्योंकि मेटल है ये +1 शो करेगा और हाइड्रोजन क्या शो करेगा? -1। अगर मान लो तुम्हारे पास में यहां पर कैल्शियम है CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड तो कैल्शियम प्लस शो करेगा, हाइड्रोजन माइनस शो करेगा। लेकिन अगर वहीं पर तुम्हारे पास में CH4 है मीथेन तो यहां पर ये फिर हाइड्रोजन +1 शो करेगा, कार्बन -4 शो करेगा। अब ये कैसे आ रहा है मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। अगर तुम्हारे पास में वाटर है तो भी हाइड्रोजन +1 शो करेगा। तो यहां पर इन दोनों केसेस में आप देखो क्योंकि सोडियम के साथ में कैल्शियम के साथ में हाइड्रोजन है, यानी कि अगर ये मेटल के साथ में है, मेटल हाइड्राइड वाला अगर केस है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मान के चलना है? -1 मान के चलना है। बाकी सारे केसेस में तो ये क्या चलेगा? +1 ही चलेगा। ठीक है, समझ में आ रही प्यारे बच्चों बात? इतना नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं रब करूं। रूल नंबर 4 क्लियर है? 100% श्योर? चलिए तो रूल नंबर 4 के बाद रूल नंबर 5, पांचवें रूल की तरफ चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 5 मेरे गुलगुलो। रूल नंबर 5 ऑक्सीजन वाला केस मेरे लाडले बच्चों, ऑक्सीजन वाला केस। ऑक्सीजन ऑलवेज शोज -2 ऑक्सीडेशन नंबर। पक्का 100%। ऑक्सीजन हमेशा क्या करेगा? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। लेकिन यहां पर कुछ एक्सेप्शंस है, यहां पर कुछ एक्सेप्शंस है और हम उन एक्सेप्शंस को प्रूफ करके देखेंगे। एक्सेप्शन नंबर 1, इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड्स, इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड्स ऑक्सीजन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ऑक्सीजन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। नाउ गाइस सुपर ऑक्साइड मेरे हिसाब से आपके सामने एक नया वर्ड है। मेरे हिसाब से सुपर ऑक्साइड आपके सामने एक नया वर्ड है और इस नए वर्ड को मुझे आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कुछ एग्जाम्पल्स लेकर। जैसे मान लो आपके पास में KO2 है, इसको बोला जाएगा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अगर आपके पास में RbO2 है, RbO2 है तो इसको ही बोला जाएगा सुपर ऑक्साइड। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया है कि पोटेशियम, रुबिडियम हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो अगर इन पर +1 है तो इस O2 पर -1 होगा। तो हमेशा ध्यान रखना सुपर ऑक्साइड को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। सुपर ऑक्साइड को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है O2 के ऊपर -1 चार्ज। ठीक है, तो अगर आपको सुपर ऑक्साइड दे रखे हैं तो आपको ऑक्सीजन पर -1 लेकर चलना है। सेकेंड केस, अगर आपके पास में पेरोक्साइड्स है, अगर आपके पास में पेरोक्साइड्स है तो गाइस पेरोक्साइड्स क्या होते हैं? पेरोक्साइड का मतलब होता है दो ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। दो ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं और इस सिंगल बॉन्ड वाले लिंकेज को बोला जाता है पेरोक्साइड लिंकेज। क्या बोला जाता है?
पेरोक्साइड लिंकेज। अब यहां पर मान लीजिए अगर आपके पास में हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, तो इस H2O2 को कैसे मेंशन करेंगे? HOOH। अब यहां पर एक बात समझना, इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर्ड है और इसका एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर्ड है। क्योंकि हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होता है, इसलिए इसके +1 की वजह से इस पर -1 आ रहा है और इसके +1 की वजह से इस पर -1 आ रहा है। क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूं कि अगर आप इस हाइड्रोजन को हटा दोगे तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये अपने पास रख लेगा, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये अपने पास रख लेगा, तो इन दोनों पर -1 चार्ज तो होगा। लेकिन इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर्ड है और इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर्ड है। तो यहां पर क्योंकि इन दोनों ऑक्सीजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, ना तो ये ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच पाएगा, ना तो इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ना तो ये ऑक्सीजन इस वाले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच पाएगा। यानी ना तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ला पाएगा, ना तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले जा पाएगा। तो इन दोनों का जो एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट है वो कैंसिल हो गया, इसलिए इनका चार्ज -1 पर ही रुक जाता है। तो अगर आपके पास में पेरोक्साइड्स भी हैं तो ऑक्सीजन क्या ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा? -1। जैसे H2O2, Na2O2, Li2O2, यानी इन वाले केस में, पेरोक्साइड्स वाले केस में आपको ऑक्सीजन पर हमेशा क्या चार्ज लेकर चलना है? -1 लेकर चलना है। अदरवाइज हमेशा क्या लेकर चलेंगे हम लोग? -2। लेकिन इन दोनों केसेस में आपको क्या लेकर चलना है? -1, पेरोक्साइड्स वाले में भी और सुपर ऑक्साइड वाले में भी। तीसरा, विथ फ्लोरीन। अब ये एक रूल नहीं है, ये एक एक्सेप्शन है, इसको सीधे सीधे याद करना है। ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ दो कंपाउंड्स बनाता है, एक बनाता है सिंपल फ्लोरीन ऑक्साइड और एक बनाता है फ्लोरीन के साथ में परऑक्साइड। अब क्योंकि यहां पर हम लोग सब जानते हैं कि फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन क्या करेगा? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। तो इस वजह से यहां पर ऑक्सीजन पर +2 और फ्लोरीन पर -1 चार्ज आ जाएगा। और क्योंकि ये परऑक्साइड वाला केस है, क्योंकि ये परऑक्साइड वाला केस है, इसलिए इधर ऑक्सीजन पर +1 और इधर फ्लोरीन पर -1 चार्ज आ जाएगा। तो ये एक अकेला ऐसा केस है, दिस इज द ओनली केस जहां पर ऑक्सीजन जो होता है वो शो करता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। ये वो एक अकेला केस होता है जहां पर ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। अदरवाइज ऑक्सीजन हमेशा -2 शो करेगा और -1 सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड वाले केस में शो करेगा। फ्लोरीन के साथ हमेशा वो या तो +2 अगर सिंपल ऑक्साइड है और अगर परऑक्साइड है तो +1 शो करेगा। यानी फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को ही अपनी ओर खींच लेगा। जो फ्लोरीन दूसरों के साथ कर रहा है, नहीं, जो ऑक्सीजन दूसरों के साथ कर रहा है वो यहां पर फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ करता है, जैसे को तैसा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो गाइज ये ऑक्सीजन का केस है, हमेशा ध्यान रखना। परऑक्साइड वाला केस आपको हमेशा ध्यान में रखना है और ये नॉर्मल वाला केस ध्यान रखना है। सुपर ऑक्साइड पर इतना फोकस नहीं मारना है, फ्लोरीन के साथ वाले पर भी इतना फोकस नहीं मारना है। लेकिन अगर कभी कॉम्प्लिकेटेड केस आ गए तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो प्यारे बच्चों, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों में एक बात और आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे यहां पर मैंने सुपर ऑक्साइड को एक O2 मॉलिक्यूल कंप्लीट माना। मैं आपको एक चीज और डिटेल में बता दूं, वरना तुम लोग 100% कंफ्यूज होगे। बाकी सारी बातें नोट कर ली? चलो ग्रेट। एक सुपर ऑक्साइड वाला केस अपन फिर से देख लेते हैं। फिर से क्या देखना, बात सही है पर ध्यान रखना क्या है। सुपर ऑक्साइड में वी आर ऑब्जर्विंग O2, हम यहां पर O2 को कंप्लीटली -1 चार्ज दे रहे हैं। लेकिन ऐसा भी आपके सामने कभी कभी एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, कुछ किताबें ये भी कहती है कि सुपर ऑक्साइड में अगर हम एक इंडिविजुअल ऑक्सीजन के बात करें, सुपर ऑक्साइड में O2 है तो एक ऑक्सीजन पर कितना होगा समझना। यहां पूरे O2 के ऊपर -1 चार्ज है, तो यहां पर O2 को अगर आप 2x मान रहे हो, एक ऑक्सीजन पे आपने चार्ज माना x,
तो 2 ऑक्सीजन पे माना 2x और चार्ज कितना है -1, तो x मतलब एक ऑक्सीजन पर कितना हो जाएगा -12। तो हमेशा ध्यान रखना इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर, इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इज -12। आप इसे -12 में ले सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? तो सुपर ऑक्साइड वाले केस में आपको अगर कंप्लीट O2 लेना है तो -1 लो, और अगर सिंगल ऑक्सीजन का और प्रिसाइजली पूछा जाए तो -12 लो। ऑक्सीजन एटम का पूरा मामला क्लियर हो गया। चलिए एक बार मेरे साथ में जल्दी से रिवाइज कर लो। देखो मेरे को रिवीजन चाहिए, मेरे को ये है कि क्लास खत्म होने के बाद बुक नहीं खोलनी है, मुझे ये है कि आज ही पूरा सीखना है। ऑक्सीजन क्या शो करता है हमेशा -2। चलो गड़बड़ी कब होती है? जब सुपर ऑक्साइड बनते हैं। सुपर ऑक्साइड्स का मतलब क्या? O2 के ऊपर -1 चार्ज, पूरे O2 के ऊपर -1 चार्ज, तो एक ऑक्सीजन पर कितना -12। पहला एक्सेप्शन क्लियर। दूसरा परऑक्साइड्स। परऑक्साइड्स क्या होते हैं? 2 ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हों, कितना चार्ज -1। वेरी गुड। पॉजिटिव भी शो करता है क्या? हाँ। किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो बेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा। इसलिए अगर ऑक्सीजन के सामने फ्लोरीन आ गया तो ऑक्सीजन की वाट लग जाती है, ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज लगाना पड़ता है क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। रूल नंबर 5 क्लियर हो गया। रूल नंबर 6, फ्लोरीन ऑलवेज शोज, फ्लोरीन ऑलवेज शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन के पास में -1 के अलावा और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, कोई और ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता। बट क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन may shows other oxidation number as well। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तब सीखेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने एक रूल पढ़ लिया। ठीक है, रूल नंबर 6 क्लियर है भाई। फ्लोरीन हमेशा -1 करेगा, उसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दूसरा भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, द सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर of elements in a molecule is 0। इनफैक्ट यहां पर इसको सम की जगह अल्जेब्रिक सम बोलना चाहिए। अल्जेब्रिक सम इज 0 while in case of ions the algebraic sum of oxidation number of all the atoms in the ion must be equal to the charge present on it। अब भैया इस रूल का मतलब भी समझा दो। चलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक रूल का मतलब समझाता हूं। जैसे मान लो आपके पास में यहां पर एक मॉलिक्यूल है H2SO4। तो अब क्योंकि ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो हम बोलेंगे कि इस मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज 0 है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? अब अगर आपसे बोला है फ्यूचर में कि भैया सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करो, तो मैं बोलूंगा लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट या लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर बी x। इस सल्फर से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए इसलिए 2, और एक हाइड्रोजन हमेशा क्या शो करता है +1, इसलिए +1, प्लस 4 ऑक्सीजन के एटम है, एक ऑक्सीजन हमेशा -2 शो करता है, इज इक्वल टू 0। मतलब इन सब का सम 0 के बराबर होगा। तो यहां पर अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0, x - 6 इज इक्वल टू 0,
x इज इक्वल टू +6, मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +6, तो हाइड्रोजन का कितना +2, सल्फर का कितना +6 और इन ऑक्सीजन का टोटल कितना -8। अगर आप इन तीनों का सम करोगे तो इसका नंबर आपको कितना मिलेगा 0, मतलब कि ये न्यूट्रल है, तो इसका अलजेब्रिक सम हमेशा कितना होगा 0 होगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके पास में आयन्स हैं, जैसे मान लो आपके पास में कार्बोनेट आयन है CO3 डाई नेगेटिव, और यहां पर आपसे पूछ लिया कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो आप बोलेंगे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर X प्लस इससे 3 ऑक्सीजन जुड़े इसलिए 3, एक ऑक्सीजन पर होता है -2 इज इक्वल टू, अब यहां पर नेट सम 0 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इस पूरे आयन पर कितना चार्ज है -2, तो ये किसके बराबर होना चाहिए -2 के बराबर होना चाहिए, तो x -6 इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, यानी कि +4, मतलब कि कार्बन का अगर आप +4 लोगे और 3 ऑक्सीजन का अगर आप -6 लोगे तो इट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू -2, जो इसके ऊपर चार्ज है। वही अगर आपके पास में अमाइन का आयन है NH4 पॉजिटिव, मतलब इस कंप्लीट NH4 पर प्लस चार्ज है, तो आप यहां पर नाइट्रोजन का मान लो x, हाइड्रोजन है 4, एक हाइड्रोजन का होता है +1 इज इक्वल टू +1, क्योंकि नेट चार्ज +1 है, तो x +4 इज इक्वल टू +1, तो x की वैल्यू क्या हो गई -3, यानी कि अगर आप नाइट्रोजन का -3 रखोगे और 4 हाइड्रोजन का +4 रखोगे तो नेट सम आपको +1 मिलेगा, जो कि इसके चार्ज के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे लाडले बच्चों को, मेरे गुलगुलो? क्या ये वाला रूल समझ में आ गया? क्या ये रूल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया? क्या इस रूल के अंदर किसी भी तरीके की, आई रिपीट, किसी भी तरीके की कोई भी ट्रबल, कोई भी परेशानी? पक्का? तो गाइज यहां पर आपके सारे रूल्स खत्म होते हैं। अब हम एक एक करके प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, एक एक करके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि आपको आया नहीं आया, नहीं आया, आया आया, कलेजा में समाया। जल्दी से इसको नोट करो। डन मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, एक बात आपने अभी नोट करी, मैं कभी कभी ऑक्सीडेशन नंबर को एक और चीज से डिनोट कर रहा था, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो घबराना मत। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर एक ही चीज है, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर एक ही चीज है, ये दोनों एक दूसरे के इंटरचेंजेबली यूज की जा सकती है। अच्छा, एक रूल मैंने अपने हिसाब से और बनाया है जो बच्चों को तकलीफ दे सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जब अपने हेलाइड्स के फॉर्म में होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जब अपने हेलाइड्स के फॉर्म में होते हैं, व्हेन इन हेलाइड फॉर्म, व्हेन इन देयर हेलाइड फॉर्म, -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे। हेलाइड कैसे? जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, NaI सोडियम आयोडाइड, NaBr सोडियम ब्रोमाइड, समझ रहे हो? CuI कॉपर आयोडाइड, मतलब जब ये सॉल्ट बनाएंगे, जब ये सॉल्ट बनाएंगे तो हमेशा -1 शो करेंगे। तो फिर वेरिएबल कब आएगा? कब आएगा? विथ ऑक्सीजन, विथ ऑक्सीजन दे मे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, यानी अगर किसी कंपाउंड में क्लोरीन भी है और ऑक्सीजन भी है, क्लोरीन भी है और ऑक्सीजन भी है, तब गड़बड़ होगी। नॉर्मल केसेस में कभी गड़बड़ नहीं होगी, नॉर्मल केसेस में आपको कभी भी गड़बड़ देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपके फ्लोरीन को छोड़कर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ ऑक्सीजन आ गया भाई साहब, फिर गड़बड़ झाले स्टार्ट होना शुरू होते हैं। चलिए नोट कीजिए, अब अपन जरा प्रैक्टिस करके देखते हैं। लोड करो, लोड करो। कर लिया नोट? चलिए ग्रेट। तो अब मैं मेरे लाडले बच्चों के साथ में प्रैक्टिस करना शुरू करता हूं ऑक्सीडेशन नंबर की, और बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अब जहां पर कोई भी मॉलिक्यूल दिख जाए उसकी वाट लगा दो, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर डालो। चलिए मैं शुरू करता हूं कुछ बेसिक से।
AuCl3 में गोल्ड का, KMnO4 में मैग्नीज का, K2Cr2O7 में क्रोमियम का, ClO4 नेगेटिव में क्लोरीन का, HNO3 में नाइट्रोजन का, H2SO4 में सल्फर का, PbO2 में लेड का, देन आपका Fe2O3 के अंदर आयरन का, MnO4 नेगेटिव में मैग्नीज का। कैलकुलेट जरा करो। चलो फिर CO3 डाई नेगेटिव में कार्बन का, NO3 नेगेटिव में नाइट्रोजन का, ओ ओ ओ ओ ओ SO4 ट्राई नेगेटिव में सल्फर का, SO3 डाई नेगेटिव, SO3 डाई नेगेटिव में सल्फर का, SO4 डाई नेगेटिव में सल्फर का, Cl2O7 डाई नेगेटिव में क्लोरीन का, नहीं Cl2 डाई नेगेटिव तो गलत हो जाएगा। चलो जरा इतने कैलकुलेट करो फिर आगे बात करते हैं। देखो गाइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं कुछ बेसिक बातें बता दूं। अच्छा, NH4 पॉजिटिव में नाइट्रोजन का, NH2 NH3 पॉजिटिव में नाइट्रोजन का। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो गोल्ड का निकालना है तो गोल्ड का माना X, कितने क्लोरीन है 3, एक क्लोरीन हमेशा क्या शो करेगा -1। भाई यहां कहीं ऑक्सीजन वगैरह तो नहीं है, ऑक्सीजन का लफड़ा तो नहीं है, तो चलो -1 शो करेगा। नेट चार्ज कुछ दिख रहा है क्या, जैसे यहां पर नेगेटिव है, यहां पर नेगेटिव है, नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा, तो बस 0 लिख दो। तो x -3 = 0, तो x की वैल्यू +3, यानी गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +3। चलो KMnO4 की बात करते हैं। पोटेशियम पर हमेशा +1 होता है, मैंने आपको हमेशा यही सिखाया है। मैग्नीज पर x मान लो, 4 ऑक्सीजन के एटम है, एक ऑक्सीजन के एटम पर -2 होता है, और क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो नेट चार्ज 0, सो 1 + x - 8 = 0, 4 2 8 -8, सो x - 7 = 0, 1 में से 8 गया तो 7, तो x की वैल्यू +7, तो यहां पर मैग्नीज पर आ जाएगा +7। समझ रहे हो। अब आपकी जितनी स्पीड बढ़ाते जाओगे उतना आपको मजा आता जाएगा। नाउ K2, 2 पोटेशियम के एटम है, एक पोटेशियम पर +1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2। अब बेटा यहां देखना, यहां बहुत जरूरी है, क्रोमियम पर अकेले पर होता है x, लेकिन यहां पर टोटल क्रोमियम कितने हैं 2, तो ये 2x, प्लस एक ऑक्सीजन पर होता है -2, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं 7 = 0, सो 2 + 2x - 14 = 0, सो 2x - 12 = 0, सो 2x = 12, तो x की वैल्यू 6, यानी एक क्रोमियम पर +6 होता है। समझ में आ रही बात मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है फैक्टर कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं। चलो अगले फैक्टर की तरफ चलते हैं। Cl, क्लोरीन पर माना x, 4 ऑक्सीजन के एटम है, एक पर माना -2, बेटा नेट चार्ज इधर -1 है, मतलब ये एनायन है, तो x - 8 = -1, सो x = -1 + 8, क्योंकि इधर आके प्लस हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी
+7, यानी यहां देखो क्लोरीन ने +7 शो किया। मैंने यही सिखाया कि जब क्लोरीन अकेला होगा मेटल के साथ तो -1 शो करेगा, लेकिन अगर क्लोरीन के सामने ऑक्सीजन नाम के दादा आ गए तब फिर गड़बड़ होना चालू होती है, तब वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, तब +7 आएगा। तो ऐसे केसेस में आपसे पूछ लेंगे कि क्लोरीन का बताओ। अगर क्लोरीन का नहीं पूछ रहे तो -1, लेकिन अगर पूछ रहे हैं फिर कैलकुलेट कर लो। समझ रहे हो भाई, टेक्निक सीखो, प्रैक्टिस से आएगी चीज। नाउ HNO3, एक हाइड्रोजन पर +1, नाइट्रोजन का X, 3 ऑक्सीजन के एटम, एक पर -2, नेट चार्ज 0। सो 1 + x - 6 = 0। सो x - 5 = 0। तो x की वैल्यू +5, तो इस पर कितना आ जाएगा +5। भाई टेक्निक सीख गए। अब मैं फटाफट सॉल्व करूं, चलिए मैं कर रहा हूं, मेरे से पहले मैं चाहता हूं आप सॉल्व करें। चलिए H2SO4 का क्या होगा, 2 हाइड्रोजन है +2, 4 ऑक्सीजन है, एक पर -2, 4 पर -8, तो -8 + 2 -6, तो सल्फर पर उधर जाकर हो जाएगा +6। एक ऑक्सीजन पर -2, तो 2 ऑक्सीजन पर -4 = के इधर आ जाएगा +4, तो लेड पर कितना हो जाएगा +4। एक ऑक्सीजन पर -2, तो 3 ऑक्सीजन पर -6 = के इधर जाके हो जाएगा +6। एक आयरन है x, 2 आयरन है 2x, 2x = 6, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3। एक आयरन पर यहां पर 3 चार्ज रहेगा। MnO4 नेगेटिव, एक ऑक्सीजन पर -2, 4 ऑक्सीजन पर -8, -8 के इधर जाएगा तो उसको -1 दिखेगा, -8 के राइट साइड आया तो हो गया +8, +8 -1 +7, तो मैग्नीज पर आएगा +7। CO3 डाइनेगेटिव, एक ऑक्सीजन पर -2, 3 ऑक्सीजन पर -6, -6 के इधर आ जाएगा तो हो जाएगा +6, +6 में से 2 गए, बचे 4, कार्बन पर आ जाएगा 4। एक ऑक्सीजन पर -2, तो 3 ऑक्सीजन पर -6 के उधर गया तो +6 में से 1 गया क्योंकि नेट चार्ज -1 है, तो +6 में से -1 गया तो बचा +5। एक ऑक्सीजन पर -2, 3 ऑक्सीजन पर -6 के इधर गया, हो गया +6, +6 में से 2 गए +4, यहां पर +6, यहां पर -3। अब यहां कैलकुलेट करते हैं, एक नाइट्रोजन पर x, टोटल आपके पास में 2 नाइट्रोजन है इसलिए 2x, 3 और 2 5 हाइड्रोजन है, एक पर +1, नेट चार्ज +1, सो 2x + 5 = +1, सो 2x = इधर जाके हो जाएगा 1 - 5, यानी 2x की वैल्यू हो गई -4, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2, यानी नाइट्रोजन पर कितना चार्ज आ जाएगा -2। समझ रहे हो? तो मेरे प्यारे गुलगुलो, कुछ इस तरीके से आपको ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व करना है। नाउ गाइस, अब आप लोगों के ऊपर है कि आप कितने सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व करने की कोशिश करते हो। तो गाइस, अब आज का वीडियो लंबा हो गया, इसको यहीं रोकता हूं। इसके आगे ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ चीजें हमें और एक्सप्लेन करनी है, तो ऑक्सीडेशन नंबर पार्ट 2 अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। आज बेसिक रूल्स के साथ प्रैक्टिस करो, अगले वीडियो में कुछ और नई बातें बताऊंगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे लाडले बच्चों।